हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर हम चीन और भारत के इतिहास को जाकर के देखें, तो चीन को और भारत को लगभग एक ही समय के आसपास आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद चीन का जो मॉडल था काफ़ी अलग था भारत से। वहाँ पर माओ ने चीज़ों को आगे बढ़ाया और बंदूक के बल पर कहीं न कहीं देश की सत्ता को आज़ाद कराने के बाद उन्होंने स्थापित किया और लंबे समय तक उस पर शासन किया। उसके बाद अलग-अलग समय पर चीन का जो आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ थी वो बदलती रहीं। देश के अंदर अगर हम आज के समय देखें, तो एक राजनीतिक पार्टी दिखाई देती है, उनके एक शीर्ष नेता दिखाई देते हैं और चुनाव की लगभग जो व्यवस्था है या लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसको हम एक तरह से मान सकते हैं कि इतनी बेहतर नहीं है या फिर लोकतंत्र की वहाँ पर जो भूमिका है, वो बहुत सीमित है या फिर मौजूद ही नहीं है, दोनों ही बातें कही जा सकती हैं। लेकिन आज हम इस पॉइंट पर चर्चा नहीं करेंगे कि भारत और चीन के बीच में अंतर क्यों रहा या फिर कौन-कौन सी वजहें रहीं जिसकी चलते हमें आज चीन एक स्थान पर दिखाई देता है और भारत दूसरे स्थान पर दिखाई देता है। बल्कि आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि चीन के जो इंटरेस्ट थे, जो उसके ऐतिहासिक दौर से हमें दिखते चले आ रहे थे, अपने आप को एक बड़ा वैश्विक स्तर पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, इसके अलावा देशों के स्तर पर अपने आप को बढ़ावा देना और कई सारे क्षेत्रों पर कब्जा करने जैसी नीतियाँ। लेकिन आज हमें दिखाई दे रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में चीन कहीं न कहीं एक शांति बनाने की उम्मीद कर रहा है। ना केवल रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में बल्कि ऐसे कई सारे देशों का हम नाम ले सकते हैं जैसे कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन, जैसे कि अफ्रीका के कई सारे देश, इसके अलावा ईरान और सऊदी अरब के जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उन सभी में चीन की जो हिस्सेदारी है शांति की ओर चीज़ों को लेकर के जा रही है। आज के टॉपिक में हम इन चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे कि ऐसा क्यों है? यानी कि चीन क्यों बनना चाहता है वैश्विक संघर्षों का शांति दूत? क्या वाक़ई में चीन ने अपनी नीतियों को बदल दिया है? या फिर चीन वैश्विक स्तर पर शांति को चाहता है या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती है, उसके कुछ निजी हित हो सकते हैं? कुछ खबरें हैं जैसे कि हाउ चाइनाज़ यूक्रेन प्लान मिक्सेस पीस सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो चीन का यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में शांति लाने का प्रयास है, क्या वो शांति लाना चाहता है या फिर वो अपने व्यक्तिगत और निजी हितों को भी उसमें शामिल कर रहा है? इसके अलावा कैन चाइना बिकम अ पीस मेकर इन द मिडल ईस्ट? अगर हम मध्य पूर्व के देशों को देखें, वहाँ पर भी जहाँ-जहाँ संघर्ष है, तो चीन शांति लाने की बात कर रहा है। ऐसा क्यों है? चर्चा में क्यों है? इसको देखेंगे। इसका क्या बैकग्राउंड है, उसको समझेंगे। उसके बाद देखेंगे चीन और यूक्रेन के संबंध, अ, बहुत सीमित तौर पर ही चीन और मध्य पूर्व के संबंध। इसके बाद चीन की जो पहल है वो कितनी अहम है चीन के लिए, चीन के बाकी देशों के साथ जो रिश्ते रहे हैं उसको लेकर के मध्यस्थता की कोशिश किस तरह से की जा रही है, क्या इसके निहितार्थ हैं? और एक सवाल जो कि आपसे मेंस में एनालिसिस की मांग कर सकता है, कौन-कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप वहाँ लिखेंगे? जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से यह जुड़ जाएगा। लोकेशंस भी देशों की इंपॉर्टेंट हैं, देखेंगे। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि चीन की यूक्रेन में एक दूत को भेजने की योजना है और ये वो दूत है, जैसा बताया गया है कि पहले रूस में भी काम कर चुके हैं। तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ फ़ोन पर बातचीत की है और अपनी इस योजना के बारे में बताया है। इसके अलावा वो राजनीतिक समाधान को खोजने की भी संभावनाएँ तलाश रहे हैं। हालाँकि यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि वो इस प्रयास का स्वागत करेंगे, लेकिन उनकी भी जो माँगे हैं वो पूरी होने चाहिए। इसके अलावा चीन ने इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच शांति वार्ता के प्रयासों की बात की है। वहाँ पर भी बात आई है कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें वो किस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। क्या टू नेशन थ्योरी काम कर सकती है या वन नेशन की बात आती है? तो वहाँ पर भी वो कुछ संभावनाओं को तलाश रहे हैं। उन्होंने इज़राइल में बोला है कि वो फ़िलिस्तीन से बात करने के लिए संभावनाओं को खोलेंगे और फ़िलिस्तीन में भी सेम बात बोली है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? अगर हम रूस और यूक्रेन वाली स्थितियों को देखें, तो 2 साल पहले से ये युद्ध की स्थितियाँ दिखाई दे रही थी। रूस के द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करना, उसके बाद संघर्ष का शुरू हो जाना, ये एक इसकी अहम वजहों में से एक था। तो चीन ने इस साल फरवरी में एक बयान जारी किया था, जिसके अंतर्गत शांति प्रस्ताव दिया था और उन्होंने इसके तहत युद्ध विराम की बात की थी कि देशों के बीच में युद्ध रुक जाना चाहिए, बातचीत के ज़रिए रुकना चाहिए और रूस के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए गए हैं पश्चिमी देशों की तरफ से, खासतौर से अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो कि यूरोप के देश हैं बहुत सारे, तो उनकी तरफ से उन्होंने कहा था कि प्रतिबंध जो लगाए गए हैं आर्थिक रूप से उनको खत्म कर देना चाहिए। और ऐसा करते हुए हालांकि उन्होंने जो बात दोहराई थी
वो वही थी जो रूस कह रहा था। यानी रूस का मानना ये है, रूस का जो पक्ष ये है, उसका कहना है कि यहाँ पर पश्चिमी देशों की भूमिका है इस युद्ध को शुरू कराने में। तो ऐसा ही कुछ वर्णन चीन का दिख रहा था, जिसके चलते यूक्रेन ने और पश्चिमी देशों ने इस पर बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके अलावा ईरान और सऊदी अरब वाली बात भी यहाँ आती है। ईरान और सऊदी अरब के बीच के जो संबंध थे लगभग 7 वर्षों से रुके पड़े थे। तो चीन ने यहाँ पर मध्यस्थता की है और राजनयिक संबंधों की बहाली में अहम रोल निभाया है। अब जाकर के ऐसा देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो उनकी राजधानी है वहां पर दूतावास स्थापित भी किया जा सकता है। तो एक नया मध्य पूर्व सुरक्षा ढांचा ये स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इनका एक पॉइंट ये भी है कि अफ्रीकी देशों के विवादों को सुलझाने में भी मदद करना चाहते हैं। तो एक देश जो फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद सुलझाने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर हमें दिखाई देता है कि उसके फिलीपींस जैसे देशों के साथ दक्षिण चीन सागर में विवाद भी मौजूद है। कैसे ऐसा हो सकता है, अभी उस पर भी आते हैं। पहले एक बार ये देख लें कि वैश्विक स्तर पर कौन कौन से प्रमुख देश हैं जहां पर झगड़े या फिर इंटरेस्ट का क्लैश बना हुआ है, आपसी जो मतभेद है वो बने हुए हैं। और इसके अलावा पहले भी काफी लंबे समय से वहां पर सिविल वॉर की स्थितियां हैं, झगड़े हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, यानी राजनीतिक अस्थिरता। इसके अलावा कुछ आतंकवादी गतिविधियों की वजह से भी जो अस्थिरता है वो मौजूद है। जैसे भारत पाकिस्तान के संबंध अपने आप में ठीक नहीं है, कश्मीर वाला इशू है, आतंकवाद वाला इशू है। अफगानिस्तान में हमने देखा इसके पहले किस तरह से यूएस वहां से बाहर निकला और वहां की स्थितियां अब अफगान के अंतर्गत जो तालिबान सरकार है वो मौजूद है। ईरान और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन का तो चल ही रहा है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी स्थितियां ठीक नहीं है, लेबनान और सीरिया के बीच में स्थितियां गड़बड़ दिख रही हैं। यानी इनके देशों में अलग अलग स्तर पर दिक्कतें हैं। तुर्की में राजनीतिक अस्थिरता भी दिखाई दे रही थी कुछ समय पहले। इसके अलावा विरोध भी था, इसराइल फिलिस्तीन का विवाद है आपस में, लीबिया, इजिप्ट और भी कई सारे देशों में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम इनस्टेबिलिटी की बात करें तो लेबनान में, मिस्र में, इथोपिया में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। इसके अलावा अगर हम टेररिज्म की बात करें तो माली में पाकिस्तान भी इस तरह से कहता है कि इस्लामिस्ट मिलिटेंसी है वहाँ पर। इसके अलावा अल शबाब सोमालिया में और केन्या में। तो बहुत सारी स्थितियां हैं। अब चाइना क्या कहना चाहता है कि वो यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, ठीक इसके अलावा अफ्रीकी देशों के बीच में मध्यस्थता करना चाह रहा है। अच्छी बात है। अब हम एक बार देख लें कि इस स्थितियों तक आने से पहले दो देशों की तो प्रमुख चर्चा है ही, यूक्रेन के साथ और दूसरा मध्य पूर्व के साथ जो स्थितियां हैं। तो चीन और यूक्रेन की कैसे हैं? देखिए, चीन यूक्रेन युद्ध के पहले प्रमुख कारोबारी साझेदार था यूक्रेन का, और एक बड़े स्तर पर व्यापारिक भागीदार भी था। लेकिन जो चीन और रूस का व्यापार होता था वो काफी ज्यादा था। यानी कि यूक्रेन के साथ चीन का व्यापार रूस और चीन के व्यापार से थोड़ा कम ही था। 2021 में यूक्रेन ने चीनी कंपनियों के लिए कारोबार से जुड़े बुनियादी ढांचे बनाने की भी बात कही थी। चीन दोनों पक्षों में से किसी को भी हथियार नहीं देने की बात चीन ने कुछ दिनों पहले कही है। मतलब कि एक समय ये हो रहा था कि रूस और चीन तो आपस में सहयोगी हैं, और चीन ने रूस के लिए कई बार मदद की है। कई बार संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो सुरक्षा परिषद है वहां पर ऐसे प्रस्ताव जो रूस के विरोध में हो, चीन ने उन्हें रोका है। तो ये मानना अपने आप में सही लग रहा था देशों को कि शायद चीन रूस की मदद करेगा, लेकिन यहाँ पर उसने एक स्टैंड दिखाया है और कहा कि किसी को भी हथियार नहीं देगा। फायदा यूक्रेन को हो सकता है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों से उसे हथियार मिल रहे हैं। ये वाला पक्ष है। अब शांति वार्ता की बात की है उसने यहाँ के लिए। चीन और मध्य पूर्व के संबंधों में क्या है? चीन लंबे समय से मध्य पूर्व के देशों के लिए एक शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है। 2005 और 2022 के बीच देखें तो इस क्षेत्र में जो तेल की खरीद है और लगभग 273 बिलियन से अधिक का चीन का निवेश है इस क्षेत्र में। एक ये इंटरेस्ट बहुत बड़ा है अपने आप में। अगर हम इसे बेल्ट एंड रोड पहल से देखेंगे जोड़ करके, तब आपको ये बात और क्लियर होगी। तो चीन की प्रमुख वैश्विक अवसंरचना परियोजना है जिसे 2013 के आसपास शुरू किया था और पूरे क्षेत्र में प्रभाव का विस्तार करती है। अगर आप यहाँ पर ही सिल्क रोड को भी देखेंगे तो किस तरह से ये यहाँ से शुरू होकर के फिर यहाँ से ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की से आगे बढ़ता है, फिर मॉस्को, फिर उधर यूरोप के देशों में। अगर आप ये वाला सिल्क रूट देखेंगे मैरी टाइम वाला, तो वो कुछ इस तरह से जोड़ा है इन्होंने, ये वाला लाल सागर से होते हुए फिर आगे। इसके अलावा
चीन पाकिस्तान कॉरिडोर का तो निर्माण कर ही रहे हैं। बेसिकली अगर आप इन सारी चीज़ों में चीन के हितों को देखने और ढूँढने बैठेंगे तो आर्थिक हित सबसे बड़े दिखाई देंगे। चीन का निवेश कई सारे देशों में है। एक लंबे समय से युद्ध की स्थितियाँ जो विश्व में चल रही हैं अलग-अलग देशों में, उससे चीन को एक बड़ा नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। यहाँ पर चीन ने अपने हितों को बचाने के लिए अगर आप समझें तो रूस से जो तेल का आयात था उसको भी नहीं रोका और रूस का बड़ा तेल का भी जो भागीदार है वो बना हुआ है। तेल का एक तरीके से जो व्यापार है दोनों के बीच में हो रहा है। चीन की ये पहल जो है कितनी अहम है। चीन के रूस के साथ मित्रता के संबंध हैं, आर्थिक लाभ, अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा तेल गैस खरीदना बंद कर देने के बाद भी चीन ने बंद नहीं किया। अब क्या हुआ है कि चीन रूसी ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार हो गया है। दुनिया पर अमेरिकी दबदबे का विरोध करने में रूस चीन को कूटनीतिक सहयोगी के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि रूस और अमेरिका के इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं, इसलिए चीन और अमेरिका के भी टकराते हैं। आपने सुना ही होगा कि जो दुश्मन है वो दूसरे का दोस्त हो जाता है। तो यही हित आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पहला। ठीक, दूसरा, पहला है कूटनीतिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा महत्वाकांक्षाएं। ये भी एक बड़ा हित है। किस तरह से? कूटनीतिक और आर्थिक के अंतर्गत जब आप देखेंगे कि कोई देश आगे बढ़ रहा है तभी दूसरे देशों को उससे दिक्कत होनी शुरू होगी। एक पहलू ये भी है अमेरिका को चीन से दिक्कत होने की, क्योंकि अभी तक एक आर्थिक और वैश्विक महाशक्ति के रूप में, सैन्य महाशक्ति के रूप में अमेरिका स्थापित था। लेकिन अब चीन ने कहीं न कहीं उसको पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है और आर्थिक रूप से चीन बहुत आगे बढ़ गया है। अगर आप सैन्य शक्ति के रूप में देखेंगे तो वहाँ पर भी चीन ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी पकड़ बढ़ाई है, इससे दिक्कत होना स्वाभाविक है। अगला, यूक्रेन पर हमले की आलोचना करने से चीन ने इनकार किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वह रूस का पक्ष लेता है। तो चीन की ये पहल आज के समय हमें इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं थोड़ी-सी अलग दिखाई देती है। और इसकी जो बड़ी वजह है वो है कि वैश्विक कूटनीति में बड़ी भूमिका की तलाश। यानी अब चीन कहीं न कहीं, मतलब ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं इस पूरी स्थितियों को लेकर के, अभी के समय जो चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन जो स्थान एक समय अमेरिका का रहा है कहीं न कहीं, उसको लेने की कोशिश कर रहा है, पहला। दूसरा, उसके लिए एक बड़ी ऐसा करना, एक बड़ी वजह है उसके पीछे की कि उसे आर्थिक रूप से अपनी जो स्थितियाँ हैं, व्यापार है, उसको बढ़ाए रखना है, अपने निवेश को कैश कराना है, अपने निवेश के अंतर्गत जो उससे होने वाला लाभ है, उसे प्राप्त करना है। तो राजनीतिक और आर्थिक नेता के रूप में वो खुद को स्थापित करना चाहता है और कई दशकों तक दूसरे देशों के संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जो इसने खुद को दूर रखा था, अब वह उस नीति से बदल रहा है खुद को और धीरे-धीरे एक्टिव रोल में आता जा रहा है और हमें दिखाई दे रहा है कि यूएस कहीं न कहीं अपने आप को पीछे कर रहा है। तो निहितार्थ पूरे विषय के ये है, क्योंकि आपको इस विषय में कई सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी पड़ रही हैं। क्योंकि अगर हम किसी एक देश को लेकर के बात करेंगे तो मामला इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा पेचीदा है। अगर आप चीन को केवल रूस और यूक्रेन के साथ देखेंगे तो आपको चीन एक तरफ खड़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके और भी पहलू हैं, जैसे इजराइल फिलिस्तीन, जैसे अफ्रीका के अंतर्गत, जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान वाला पक्ष। इन सभी को जब आप जोड़ करके देखेंगे तब आपको इन चीज़ों के बारे में स्पष्टता होगी कि वैश्विक महाशक्ति के रूप में उसे स्थापित होना है। कूटनीतिक बढ़त मिलेगी एक बड़े देश के रूप में जो कि मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, अपने आप में एक नाम होगा। इसके अलावा संसाधनों और बाज़ारों को हासिल करना, अगर उन देशों में, उन क्षेत्रों में शांति आती है, निश्चित तौर पर चीन को वहाँ पर स्थापित होने में, उन बाज़ारों को एक्सेस करने में, वहाँ पर निवेश करने में और वहाँ से आर्थिक लाभ कमाने में मदद मिलेगी। दीर्घकालिक व्यावसायिक हितों के लिए जो जोखिम है, उन्हें खत्म करना है और इसके अलावा अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती ये इस समय देता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो आज के समय एनालाइज़ की गई हैं और विशेषज्ञों के द्वारा बताई गई हैं। चलिए अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसके हिसाब से आप फिर इन सारी बातों को एनालाइज़ करते हुए लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक होगा, वो कुछ इतना सिंपल नहीं होगा कि आपने 4-5 फैक्ट याद कर लिए और आप उसे लिख पाएँगे। वहाँ पर विश्लेषण की ही डिमांड आपसे आएगी। यहाँ पर प्रश्न है, वैश्विक संघर्षों में चीन के शांति लाने के प्रयास, चीन के बढ़ते आर्थिक हितों और वैश्विक महाशक्ति बनने की लालसा का परिणाम है। विश्लेषण कीजिए। तब आपने जितनी चीज़ें पढ़ रखी हैं, पहले भी पढ़ा होगा, कोई और आप एग्ज़ाम्पल वहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि जो दक्षिण चीन सागर वाला है या फिर बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाला है, वहाँ पर चीन किस तरह से बढ़त लेना चाहता है। चीन के भारत के साथ किस तरह के
इंटरेस्ट हैं और किस तरह के टकराव है। चीन के साथ भारत के कब-कब युद्ध हुए हैं, पहले की चीन की नीतियाँ कैसी थी और आज के समय चीन किस दिशा में बढ़ रहा है। आप व्यापार का कुछ डेटा भी एनालाइज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी चीज़ों का चीन का किस देश के साथ व्यापार है और इसके हिसाब से फिर आप इस उत्तर को 250 शब्दों में लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट के रूप में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद से करनी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक गाइडेंस मिल रहा है, आप चीज़ों को एक लेवल से शुरू करके बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको उसमें ऐड ऑन करने ही पड़ेंगे, तभी आप फिर परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर पाएँगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। शुक्रिया।